शनि को मैं सबसे नंबर 1 का ग्रह रखूंगा। शनि कर्म का कारक है और प्लस इनकम का कारक है, इच्छा पूर्ति का कारक है, और बृहस्पति भाग्य का कारक है। भाग्य पिछले जीवन से आता है। छठवें मंगल वाले को अगर उसके भाइयों ने परेशान किया तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं मृत्यु नहीं बताता, लेकिन मेरी गणना में आ रहा है, मैं पहले बोल रहा हूं कि इनकी 2030 से पहले मृत्यु हो सकती है, तो आप आश्चर्य मत करिए। अब जो समय है उसमें विपक्ष हमें नजर नहीं आएगा एक मजबूती के साथ। अखिलेश को छोड़कर बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का इसी लोकसभा चुनाव में वजूद खत्म हो। भारत का प्रधानमंत्री वो नहीं बनने वाला जो खूब पढ़ा लिखा हो, खूब बुद्धिमान हो, खूब अच्छा नेता, उससे नहीं होगा। जिसके मंच पर खड़ा हो कि एक बार हाथ हिला देने से 5 से 10 करोड़ वोट इधर से उधर हो जाएंगे, वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। 2032 में जब यूपी का दोबारा चुनाव जीतेंगे योगी जी, तब उनका जलवा मजबूत माना जाएगा। दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा उन्हें। 27 तो अब समझिए कुछ नहीं है, सेमीफाइनल है। ठीक है, फाइनल आपका 2032 योगी जी अगर यूपी जिता दिए तो प्रधानमंत्री है, और अगर नहीं जिता पाए तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये भी नोट कर लीजिएगा। सिजेरियन से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका भविष्य और जो एक नॉर्मल बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका भविष्य, क्या इनमें अंतर होता है? कुछ बहुत बड़ा अंतर है। डिलीवरी का डेट बताएं, अमावस्या बचाता हूँ, चंद्र शनि बचाता हूँ, चंद्र राहु बचाता हूँ। स्त्री की जन्म पत्रिका हो, रात का जन्म हो, सूरज चंद्रमा सम राशि में। अब सम राशि हो 2, 4, 6, 8, 10, 12। वह स्त्री किसी भी परिवार में पैदा हो जाए, वो महाभाग्य राजयोग लेकर पैदा हो। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। और आज एक बार फिर बात होगी कि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, और ये समझने के लिए, ये जानने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य, जिनकी अकाट्य भविष्यवाणियां, तलवार पर की गई अकाट्य भविष्यवाणियां सदैव सत्यता की कसौटी पर हमेशा से हमें नजर आई हैं। स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आनंद, यानी कि संत जी। संत जी, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। जब आपके पॉडकास्ट हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं तो शुरुआत अगर ममता बनर्जी से ना हो तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ अधूरी है। तो इसलिए आज के इस पॉडकास्ट में ना सिर्फ हम बात करेंगे ममता दीदी को लेकर, बल्कि रामदास अठावले जी ने जो भविष्यवाणी कर दी कि 34 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, उस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ इन दोनों आपने एक कॉकरोच जनता पार्टी भी देखा होगा, जिसका आंदोलन दिल्ली से पुणे, पुणे से और अब लखनऊ में भी पहुंच चुका है। आलम यह है कि देशव्यापी आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। इसका क्या भविष्य है? और सबसे बड़ी बात कि 6, 8, 12 भाव से जो कुंडली में मौजूद होते हैं, इनसे लोग डरते क्यों हैं? 6, 8, 12 भाव में चाहे शनि मौजूद हो, मंगल हो, या गुरु हो, या फिर राहु केतु खुद क्या प्रभाव देते हैं? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम द्रौपदी से लेके कुंती और कुंती से लेके अकबर तक का भी जिक्र करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ममता दीदी से लेकर, क्योंकि ममता दीदी को लेकर आपकी हर भविष्यवाणी सटी गई है। अब देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता दीदी को खुद सोनिया गांधी जी ने बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है कि कांग्रेस में आ जाइए। देखिए, ममता बनर्जी जी की कुंडली मैंने खूब अध्ययन कर ली। उनके दुर्भाग्य इतने तेज चल रहे हैं, मैंने सोचा था कि 1.5 साल में इनकी पार्टी समाप्त होगी। 1 महीना के अंदर पार्टी करीब करीब समाप्त हो गई। विधायक करीब करीब टूट गए जी, सांसद भी करीब करीब टूट गए, राज्यसभा मेंबर रोज इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक 4 दे चुके हैं, हर दिन दे रहे हैं। पार्टी के पार्षद खत्म, वोटर खत्म। अब ये सोच रही हैं कि हम कांग्रेस में चली जाएं और कांग्रेस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाएं और मैं सदन की नेता बन जाऊं। ये कहीं भी चली जाएंगे, भस्मासुर है। भस्मासुर कैसे बोल रहे संत जी आप, वो भी ममता दीदी को? आज के वक्त में बंगाल में दोबारा चुनाव करा दे। आज आपने अगर भस्मासुर राहुल गांधी को बोला तो मैं समझ भी पाती, क्योंकि वो जिसके साथ गठबंधन करते हैं वहां पार्टी हार जाती है। लेकिन यहाँ दीदी को भस्मासुर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वही दीदी है जो बंगाल में इतने सालों तक राज कर चुकी हैं। देखिए, चल गया तो सर्कस, चुक गया तो मौत। इनका पूरा वजूद खत्म हो चुका है। आज अगर दोबारा चुनाव करा दें पश्चिम बंगाल में
तो नोटा को इनसे ज्यादा वोट मिलेंगे। इनके पास कुछ नहीं है। हिंदू हट गए, मुस्लिम लग गया है कि अब इनमें दम नहीं बचा और सब कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। 90% मुस्लिम आज के वक्त में कांग्रेस की तरफ हैं, 10% में कम्युनिस्ट हो या ममता, इनके पास वोट नहीं बचा है। और इनसे पश्चिम बंगाल की जनता हिंदू नफरत कर रहा है। मुसलमान वहीं जाएंगे जो पार्टी जीत रही हो या जो बीजेपी को हरा सकते। अब इनमें दम नहीं बचा, इनके पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं है। वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। पहले था कि मुस्लिम हिंदू दोनों मिल जाते थे जी। तो ये जहां जाएंगी लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। हिंदू एक भी वोट नहीं देगा। आज के वक्त में अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है पश्चिम बंगाल में, हो सकता है 1-2% हिंदू वोट मिल जाए, लेकिन अगर ये कांग्रेस में विलय करती हैं तो इनको एक भी हिंदू वोट नहीं मिलेगा। तो ये भस्मासुरी तो हुई। ओके। प्लस इनकी जन्म पत्रिका, मैंने कल ही अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने उस पर इनकी गणना की। देखिए, मैं एक ज्योतिषी हूं और ज्योतिषी निर्विवाद रूप से गणना करता है। कुछ गणनाएं मेरी बुरी लगती हैं लोगों को जी। मुझे वो दिन याद है जब 15 मार्च को मैंने आपको पॉडकास्ट दिया था और आपने मुझसे प्रेशर डाल के पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा था और युद्ध के बारे में पूछा था। मैंने कहा मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां नहीं कर सकता, लेकिन आपने कहा करना ही पड़ेगा। मैंने युद्ध पे बोला, मैंने पश्चिम बंगाल पे बोला, वो सारी बातें सच हैं। जी। आज भी लोग रोज पूछते हैं युद्ध होगा। कल रात में ही था कि अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने वाला है, टल गया। मैंने उस पॉडकास्ट में बोला था 15 मार्च को कि 10 अप्रैल के बाद युद्ध नहीं होगा और ये अक्टूबर नवंबर तक नहीं। एक मिसाइल किसी ने फेंक दिया, दूसरे ने फेंक दिया, 10 मिनट की युद्ध हो गई। मैं उसको युद्ध नहीं मानता। वो युद्ध चला था 42 दिन, लगातार 72 घंटे का युद्ध नहीं हो सकता और रोज चल रहा है। ये 15 मार्च से लेकर आज तारीख है 12 जून। जी। कल मेरे को बहुत फोन आया कि गुरुजी आपने कहा युद्ध बंद हो जाएगा दुबई से, फिर युद्ध होने वाला है। मेरे दुबई में बहुत से लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग जहां हैं वहां मेरे क्लाइंट हैं। तो ममता का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचेगा। दूसरा नंबर कि अभी शनि बकरी होने जा रहा है जुलाई लास्ट में। जी। और 26 ममता, जुलाई से। हाँ, ममता जी के लिए 4 महीना 20 दिन बहुत खराब जाएंगे। उससे भी खराब स्थिति बन रही है कि राशि से 12वां राहु जा रहा है दिसंबर फर्स्ट वीक में और वो 1.5 साल रहेगा। ये ममता बनर्जी की बर्बादी कर देगा। इसमें वो जेल भी जा रही हैं, इसमें वो जेल भी जा रहे हैं। शनि बकरी इनको जेल भिजवाएगा। जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में जेल जाएंगी, मुकदमे खुलते चले जाएंगे। दिसंबर 2026 से लेकर अगस्त 2028 तक ये इतना त्रस्त हो जाएंगी। मैंने इनका मार्केस निकाला है। स्वास्थ्य खराब होगा, एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगी। कहते हैं जैसा ग्रह होता है वैसा चेहरा उसे छाया चेहरे पे आती है। आप इनका चेहरा देखिए, आज से 2 महीना पहले का चेहरा देखिए और आज का चेहरा देखिए। हताश, लूटी पीटी, डिप्रेशन, चेहरा एकदम ढल गया है। जी। चेहरे की जो रौनक है वो गिर चुकी है। कहते हैं कि शाहजहां की बीबी 13वां या 14वां बच्चा पैदा करते समय आगरा में उसकी डेथ हो गई। शाहजहां को बहुत बड़ा झटका लगा और वो 7 दिन तक गहरे शोक में चला गया और 7 दिन बाद जब अपने महल से बाहर निकला तो उसके सर के सारे बाल सफेद हो गए थे। समस्याएं अगर 72 घंटा आपके मानसिक पटल पे अगर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल दी तो आपका सब कुछ बदल जाता है। ममता बनर्जी की कुंडली में जीवन समाप्ति का भी योग बन रहा है, Oh my मृत्यु तक संभव दिख रही है। और ये इतने बड़े झटके को एक बिजनेसमैन जब बर्बाद होता है, दिवाला निकलता है तो सुसाइड कर लेता है या डिप्रेशन में चला जाता है, मृत्यु हो जाती है। जी। इनकी पार्टी गई, इनके 40 लोकसभा राज्यसभा मेंबर गए, 80 विधायक गए, 15 साल मुख्यमंत्री रही, 45% वोट बैंक पे खड़ी थी। सब कुछ पलक झपकते समाप्त हो गया। पार्टी भी जा रही है, पार्टी फंड भी पैसा जा रहा है। इनके जीवन का जो सबसे बहुत बुरा वक्त आ रहा है ये मई 2028 से लेकर 2030, तो अब इनकी मृत्यु तक की भविष्य उसमें इनकी असामयिक निधन हो जाए, हार्ट फेल कर जाए या इनको कोई बड़ी बीमारी पकड़ ले। मैं इनको 2030 के आगे, मैं मृत्यु नहीं बताता लेकिन मेरी गणना में आ रहा है, मैं पहले बोल रहा हूं कि इनकी 2030 से पहले मृत्यु हो सकती है। तो आप आश्चर्य मत करिएगा। राजनीति खत्म, सियासत खत्म, जी। 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 प्रभाव खत्म, वजूद खत्म। इनके जीवन पे संकट के बादल मैं ग्रहों के द्वारा देख रहा हूं
राशि का राहु पागल कर देता है। अभी कुंभ राशि के ऊपर राशि का राहु था, अभी भी है। जी। मैंने पहले बोला था कुंभ राशि वालों का सबसे बुरा समय 5 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल है। जी जी। जब इनकी राशि के ऊपर राहु जाएगा मई 2028 में और रहेगा पूरे 2029 लास्ट तक। तब शनि नीच का होगा, कई ग्रह स्थितियां बिगड़ रही होंगी। ये इनके लिए अच्छी सूचना नहीं है। और आपने कहा कि इनकी राशि का राहु पागल करता है, तो इस परिस्थिति में आप कह रहे समय बिल्कुल ठीक नहीं है, तो क्या कांग्रेस में जा सकती हैं ये? कांग्रेस में जाएंगे तब भी कोई वजूद नहीं होगा, चली जाएंगी कांग्रेस में, मर्जर हो जाएगी, वहां उनकी हनक नहीं रहेगी। देखिए ममता बनर्जी, मैं किसी का आलोचना नहीं करता, मंगल राहु एक साथ बैठा है, चंद्रमा भी एक साथ बैठा है। ओके। ये हिटलर है। जिसका मंगल राहु एक साथ बैठा वह किसी के कंट्रोल में 6 महीना नहीं रह सकता। अगर ममता बनर्जी को दूसरे रूप में पैदा कर दें तो दूसरे रूप को भी स्वीकार नहीं कर सकती 6 महीना तक। अभी तो टूट चुकी हैं, लुट पिट चुकी हैं जी। तो लुटा व्यक्ति कुछ भी कर रहा अपने वजूद को बचाने के लिए, लेकिन जब थोड़ा संभलेंगी, कहते हैं ना कि रूई एक सीमा के बाद नहीं दबती, दर्द एक सीमा के बाद दर्द नहीं रहता। जब ये थोड़ा संभलेंगी तो इनका अपना अहम फिर खड़ा होगा। आप अपने आप को ममता बनर्जी की जगह रख के देखिए, कहां से कहां गिरी हैं। क्या आप बात करने की स्थिति में होती? नहीं। इतनी बर्बादी, बिजनेसमैन इतनी बर्बादी पे सुसाइड कर लेता है। 15 साल का साम्राज्य गया, हनक गई, ठसक गई, विधायक जा रहे, सांसद, विधायक पार्टी सब खत्म, सयानी घोष गई, कल्याण बनर्जी गए। 2 बिहारी बाबू हैं जो ढाल बनकर ममता दीदी के आगे खड़े हैं। उनके पास कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के कभी वरिष्ठ भाजपा के गद्दावर नेता हुआ करते थे। उनको पता है कांग्रेस में कुछ होने जाना नहीं है। न बिहार में कांग्रेस है, न पश्चिम बंगाल में है। कांग्रेस में जाने से फायदा नहीं, बीजेपी से बाहर निकले हैं। ममता को छोड़ देंगे, बीजेपी लेगी नहीं, तो कम से कम बीजेपी लेगी नहीं तो अपने आप को स्वाभिमानी दिखाते हुए ममता के सपोर्ट में खड़े हैं कि कहीं ममता का मर्जर होगा कांग्रेस में तो हम भी चले जाएंगे, तो हो सकता है कि हमको भी राज्यसभा मिल जाए। बिहारी बाबू का देखिए, मैं बिहारी बाबू से एक चीज से बहुत अच्छा नहीं मानता। मैं एक बार मिला था उनसे, मैंने चर्चा भी की थी। अच्छा। हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा से हाँ मिले थे, क्योंकि बिहार से ही तो हैं, तमाम लोग मिलते रहते हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था और मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता। वो तो मैं जानता। मैंने पूछा था कि आपको बीजेपी में कष्ट था, रोज बीजेपी की आप आलोचना करते थे, आपने कभी ममता बनर्जी से क्रॉस क्वेश्चन किया? आप ममता बनर्जी की पार्टी में सांसद हैं, आपने कभी कोई स्टेटमेंट दिया? अगर इतना बीजेपी की होती तो आपके रोज स्टेटमेंट आते। तो जब मैं आपकी पार्टी में रहकर आपकी आलोचना कर सकता हूं तो मैं दूसरी पार्टी में गया हूं तो वहां भी आलोचना करूं। मैं अगर शत्रुघ्न सिन्हा की जगह होता तो मैं ममता से सवाल करता, ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये इतना लूट खसुट क्यों मच रहा है? सवाल वहां भी करो, इज्जत बढ़ती। जी। आप वहां जाके मौन व्रत धारण कर लिए। बीजेपी में रह के आप रोज आलोचना करते थे। जो बीजेपी आपको पाटलिपुत्र से टिकट दी, आपको दूसरी बार जब पाटलिपुत्र से नहीं दिया गया तो आपने बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, और आप आसनसोल से जाके चुनाव लड़ते हैं। जी। बीजेपी कहीं से लड़ाते जीत जाते। जो भी है, अगर मैं आपका मुखर आलोचक हूं किसी पद्धति, दूसरी पार्टी में गया तो वो भी जो गलत है उसकी मैं आलोचना करूं। हमारी पहचान कभी बंद नहीं होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा प्रसंग की चर्चा करता हूं। परशुराम जी की पिताजी जमदाग्नि ऋषि बड़े क्रोधी थे जी, बहुत क्रोधी थे। एक बार उनकी माता सुबह गंगा जल लेने गई, इंद्र ने छल कर दिया, मुर्गे का आवाज देकर मध्य रात्रि में ही जगा दिया। वो चली गई ब्रह्म मुहूर्त समझ के, वहां इंद्र ने छल कर दिया उनके साथ। ये बात जब लेट हुआ उनको गंगा जल लाने में तो यमदाग्नि ऋषि ने देखा कि इनके साथ छल हो गया है, बड़ा कुपित हुए। उनके 5 पुत्र थे। परशुराम जी तपस्या में रत रहते थे मंदराचल पर्वत पे। 4 पुत्रों को बुलाए, उन्होंने कहा अपनी मां का सर काट दो। चारों बच्चों ने मना कर दिया, चारों को जलाकर भस्म कर दिए। फिर परशुराम को आवाज दिए। परशुराम के पास यह वरदान था कि वायु के वेग से ध्वनि की वेग से भी ज्यादा तेज चल सकते थे और धरती पर नहीं रहते थे। धरती जीत करके उन्होंने दान कर दी थी और धरती छोड़ कर आते थे। प्रकट हुए, यमदाग्नि ऋषि ने कहा कि तुम अपनी मां का सर काट दो। उन्होंने बिना पलक झपके मां का सर काट दिया। यमदाग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए,
बोले तुम्हारी पितृभक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वर मांग। तो उन्होंने कहा मुझे 2 वर दे दीजिए। बोले बताओ। बोले मां और भाई को जिंदा कर दीजिए, और दूसरा वर कि आप अपने क्रोध का परित्याग कर दीजिए। जी। उन्होंने सबको जिंदा किया। क्रोध की देवी का जब परित्याग करने लगे तो क्रोध की देवी ने बोला कि मैं तुम्हारा आभूषण हूं, जो तुम्हारा नेचर है, व्यवहार है, इसको मत बदलो, क्योंकि जो आपका नेचर है उसको चेंज करते दुनिया आपको जीने नहीं देती। उन्होंने कहा मैंने वचन दे रखा है। यो क्रोध की देवी का परित्याग कर दिया। उनके साड़ू थे सहस्त्राबाहु। सहस्त्राबाहु की 1000 भुजाएं थी, समुद्र को रोक करके अपनी तपस्या करता था। जी। तो एक बार उनके आश्रम में आया था जलील करने के लिए, तो यमदाग्नि ऋषि ने पूरी सेना को भोजन करा दिया। उनके पास कामधेनु गाय थी, तो बड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। लेकिन जब उसको पता लगा कि यमदाग्नि ऋषि ने अपने क्रोध की देवी का परित्याग कर दिया, तो अपनी सेना के साथ उनके पास आया, खूब जलील किया, खूब अपमानित किया, खूब उनको भले बड़े वचन बोले। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो उसने उनका तलवार से गर्दन काटने के लिए जब निकाला, तो क्रोध की देवी ने बोला कि अभी भी मुझे ग्रहण कर लो, मैं अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो कितने सहस्त्राबाहु तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं, मैंने वचन दे रखा है, और सहस्त्राबाहु ने उनकी गर्दन काट दी। आदमी का जो नेचर हो उसको मत बदलो। अगर हम आलोचनात्मक हैं जी। अगर हम बीजेपी में रह के बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, तो हम टीएमसी में रह के टीएमसी की जो कमियां हैं उसकी आलोचना करें। मैं अगर राहुल गांधी की जगह होता, मैं अगर किसी के बारे में बोलता हूं तो उसकी जगह होता तो क्या करता? मैं बीजेपी की जो अच्छी नीतियां उसकी तारीफ करता। मैं आपकी हर चीज की आलोचना करूं तो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आपने अगर 10 अच्छा काम किया, 50 बुरे काम किए, तो मैं आपके 10 अच्छे काम की तारीफ करूंगा, 50 बुरे काम की आलोचना करूंगा। सुनने वाले को लगेगा नहीं सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है। मैं आपके 10 अच्छे काम को चुप लगा जाऊं और आपके 50 बुरे काम की सिर्फ आलोचना करूं, तो सुनने वाले को भी लगेगा कि अच्छी चीजों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे। ये आपने ठीक कहा, और मैं जानती हूँ आप सदैव अपनी भविष्यवाणियों पे अडिग रहते हैं, और यही कारण है कि आपकी जो भविष्यवाणियाँ होती है वो लोगों तक स्पष्टता के साथ पहुंचती है। और दीदी को लेकर आपकी भविष्यवाणी तो देखिए अडिग है। आपने कहा ना कि 29 के बाद तो मैं दीदी को देखता नहीं, आने वाले 1-1.5 साल में खत्म हो जाएंगी और शनि के वक्री काल में जेल जाएंगी। लेकिन अगर जब दीदी के साथ इतना कुछ हो रहा है, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या हम ये समझे कि अब जो समय है उसमें विपक्ष हमें नजर नहीं आएगा मजबूती के साथ? विपक्ष रहेगा मजबूती के साथ नहीं, रहेगा, विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस रहेगी। ओके। और बाकी जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अखिलेश को छोड़कर बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का इसी लोकसभा चुनाव में वजूद खत्म। ये जो 29 का लोकसभा चुनाव है जी, वो भी अखिलेश मजबूरी है। अखिलेश मजबूरी है क्योंकि मायावती कमजोर हो चुकी, कांग्रेस वहां कमजोर है, मुसलमान पूरे भारत के तय कर चुके कि अब हमको कांग्रेस के पीछे जाना है, उनको लग गया है। तो अखिलेश के पास यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। इस बार या तो गठबंधन में होगा तो एक साथ वोट मिलेंगे, नहीं तो बंटवारा होगा। और मुसलमान तय कर चुके हैं पश्चिम बंगाल के बाद कि हमको कांग्रेस के पीछे ही चलना है। अगर वहां गठबंधन नहीं होता इन लोगों का तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे और यादव वोट से अखिलेश का कुछ नहीं होगा। 29 के बाद कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन जाएगी? हाँ, नहीं अभी बन चुकी है, बन नहीं चुकी है। यूपी में ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, 80 लोकसभा है। अगर अखिलेश का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो टोटल कांग्रेस को वोट जाएंगे मुस्लिम को, तो फिर अखिलेश यादव वोट से कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अखिलेश विपक्ष में रहेंगे क्योंकि 80 लोकसभा है जी। स्टालिन भी खत्म हो जाएंगे, उनका बेटा खत्म करा देगा। उद्धव ठाकरे गए, शरद पवार गए, अकाली दल गई, आम आदमी पार्टी गई, बचा कौन? सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो बाकी कहीं विपक्ष आपको नहीं दिख रहा। ममता गई जी, कांग्रेस रहेगी, 100-125 लोकसभा में उसको सीटें मिलती रहेंगी। बीजेपी अपना 300-350 लेती रहेगी। इसी तरह 15-20 साल सरकार चलती रहेगी। ओके, तो ये आपने मुझे लगता है विपक्ष की अपोजिशन की कि देश में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की क्या मजबूती रहेगी, जिसमें सिर्फ हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही नजर आएगी विपक्ष के तौर पर, और वो भी अधिकतम 125 सीट। उसको सारे मुस्लिम वोट मिलेंगे, सारे ए से लेके जेड। कांग्रेस अभी मुझे नहीं दिखता जब तक आप हिंदुओं का वोट नहीं लेंगे 50% और मुसलमानों का टोटल, तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते, या टोटल हिंदुओं का वोट लेकर आप सत्ता में आ सकते। अब रामदास आठवले जी ने जो बोला, आपने सवाल किया था,
मैंने हर समय बोला है भविष्यवाणी में कि 2032 तक मोदी जी पीएम है। 29 जीत रहे हैं शानदार तरीके से, मैं आज ही बोल रहा हूं, कोई लड़ाई नहीं होगी। और 34 का लोकसभा हो सकता लड़वाएं, लेकिन वो 32 में प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, किसी को प्रधानमंत्री बना के जाएंगे। लेकिन आपने 2032 से क्यों चुना? क्या आपकी ज्योतिष गणना में कुछ ऐसा कि दशा यहीं तक है, किसी जो भी चल रही हो? यूपी के चुनाव से मैंने जोड़ा है। अच्छा, किस प्रकार? नरेंद्र मोदी जी जब 2012 का 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने जी, और उस समय बहुत बुरी तरह से हार हुई, तो 2007 नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत चुके थे गुजरात में। जब 2012 जीते तो संघ ने मान लिया कि अब यही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। योगी जी की खूब चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री वो नहीं बनने वाला जो खूब पढ़ा लिखा हो, खूब बुद्धिमान हो, खूब अच्छा नेता, उससे नहीं होगा। जिसके मंच पर खड़ा हो कि एक बार हाथ हिला देने से 5 से 10 करोड़ वोट इधर से उधर हो जाएंगे, वहीं भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और ये मोदी जी में क्षमता थी। मुझे याद है 2009 का लोकसभा चुनाव, कानपुर में हमारे एक जानने वाले चुनाव लड़ रहे थे, बोले मोदी जी का कार्यक्रम था, इतनी भीड़ हुई कि उनकी 3 फॉर्च्यूनर लोगों ने तोड़ दिया। ओह माय गॉड। भीड़ के दबाव से। जी, लेकिन वोट लोगों ने नहीं दिया लाल कृष्ण आडवाणी को, क्योंकि वो लड़ते हुए नहीं दिख रहे थे। वहीं जब मोदी जी 2014 में प्रत्याशी बनते हैं तो तमाम सीटें मिल जाती। तो आज के वक्त में 2 ही व्यक्ति हैं, योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी, जो हिंदू हिंदर सम्राट हैं और जो एक बार मंच पे खड़ा हो गए भगवा कपड़ा पहन के, तो 5 से 10 करोड़ वोट हिंदुओं के बढ़ जाएंगे। बाकी कोई भी बीजेपी में ऐसा नेता नहीं है जिसके, हाँ, एक नए नेता तैयार हो रहे हैं, याद रखिएगा, शुभेंदु अधिकारी। आपने इस बीच शुभेंदु अधिकारी से पहले हिमंता बिस्वा का नाम नहीं लिया? मैं इसलिए नहीं लिया कि वहां 13 लोकसभा है, मात्र 13 लोकसभा, याद रखिएगा। सीटों को लेकर भी चक्कर है। हाँ, सीट का लेकर चक्कर है ना। मोदी जी 28 लोकसभा से आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरी दुनिया जानती थी। तो यहाँ प्रभाव नहीं है हिमंता का? हेमंता असम में रहेंगे, एक छत्र राज्य करेंगे, 15, 20, 25, 30 साल राज करेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन सकते कि वो 13 लोकसभा से आते हैं। योगी जी के बाद मैं भविष्य की कल्पना कर रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वहां 40 लोकसभा है। आपके पास तो शुभेंदु अधिकारी जी की पूरी कुंडली अच्छी भी है, जन्मपत्रिका शायद है। मुझे लगता है आपने उसी कुंडली से देखी जी हाँ, है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2032 में जब यूपी जीतेंगे योगी जी, प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जिस तेजी से चल रहे हैं, मैं तारीफ किसी के नहीं कर रहा, लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, जो दिख रहा है मैं उसको स्पष्ट भविष्यवाणी कर रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी जिस तेजी में 1 महीना से चले हैं जी, मैं अगर उनकी जगह होता तो इतना बेहतर नहीं कर सकता। मेरा एक ही फार्मूला है, मैं अगर आपकी जगह रहूं और आपसे बेहतर कर सकता हूं तो मैं आपको दूंगा 0 नंबर, और अगर आपकी जगह जाकर आपसे बेहतर नहीं कर सकता तो मैं आपको दूंगा 100 नंबर। तो मैं अगर शुभेंदु अधिकारी जी की जगह होता तो इतना बेहतर नहीं कर सकता था, और अगर 1 महीना में इतना तो 15-20 साल में कितना। लेकिन देखिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप योगी जी की सेंटर मैन की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन 2032 क्यों? चाहे तो 27 में आ जाइए, 2032 में जब यूपी का दोबारा चुनाव जीतेंगे योगी जी, तब उनका जलवा मजबूत माना जाएगा। उसके बाद जब वो जीतेंगे तो सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे, और मोदी जी उनके लिए सीट खाली करेंगे। तो दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा उन्हें 27 के बाद भी। 27 तो अब समझिए कुछ नहीं है, सेमीफाइनल है। ठीक है, फाइनल आपका 2032 योगी जी अगर यूपी जिता दिए तो प्रधानमंत्री है, और अगर नहीं जिता पाए तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये भी नोट कर लीजिएगा। आपके कॉन्फिडेंस से ना काफी लोगों को लग रहा होगा कि शायद आप आरएसएस की मीटिंग्स में भी बैठते होंगे। नहीं, मैंने योगी जी की जन्म पत्रिका मेरे पास आ चुकी है, मैं रिसर्च करता हूं। मोदी जी की जन्म पत्रिका पे रिसर्च है मेरी, योगी जी, शुभेंदु अधिकारी, यही 3 आदमी की कुंडली में रिसर्च कर रहा हूं। मैं 15-20 साल आगे की भविष्यवाणी देता हूं। मैं, आप चाहे कुंडली पढ़वाइए चाहे राजनीतिक भविष्यवाणी कराइए, कुंडली जब तक नहीं होगी मैं कुछ नहीं बोलता। और योगी जी छोड़ के जाएंगे, मैंने शुरू के पॉडकास्ट में बोला था, हर चीज छोड़ के जाएंगे। 2029 शानदार तरीके से जीतेंगे, उसके बाद तय कर लेंगे कि अब मुझे लंबे समय तक नहीं रहना। 2024 सरकार चलानी मजबूरी थी जी, अब तो बहुमत आ गई, बिना चुनाव हुए। 29 शानदार तरीके से जीतेंगे। 2-3 साल में किसी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हो जिसमें मेरा अपनी भविष्यवाणी, योगी जी, कोई कुछ भी कर ले। लाल कृष्ण आडवाणी को पसंद नहीं थे नरेंद्र मोदी,
फिर भी दुनिया की डिमांड थी नरेंद्र मोदी। उसी तरह बीजेपी के किसी नेता को पसंद हो या ना हो, योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उस लेबर का व्यक्ति कोई है ही नहीं बीजेपी में आज के वक्त में। आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत आप क्षमतावान हो सकते हैं, बहुत बड़े चाणक्य हो सकते हैं, लेकिन आपके मंच पर खड़ा होकर हाथ हिलाने से 5 से 10 करोड़ वोट इधर से उधर नहीं हो सकते। ये है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये आपकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, और मैं ये समझती हूँ कि जितने भी अभी तक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हो, या सोशल मीडिया में, किसी ने इस बात पर कभी जिक्र भी नहीं किया, संकेत भी नहीं दिया कि अगर योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन के आ रहे तो आ रहे 2032 में, यानी कि उन्हें एक और टेस्ट देना पड़ेगा। फाइनल टेस्ट होगा उनका 32 का यूपी का चुनाव, उसके बाद ही उनका राज तिलक होगा सेंटर में। 2012 का गुजरात का चुनाव मोदी जी अपने दम पे जीते थे जी। 2007 सेमीफाइनल था, सब लोग हराने पे लगे थे, जीत गए थे। हुआ कि चलो जनमानस ने जिता दिया। 2012 में जब अच्छे बहुमत से आए तब उनको प्रधानमंत्री बनाओ। परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। योगी जी इस बार जीत जाते हैं, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, जब तक चुनाव का डेट नहीं आएगा भविष्यवाणी नहीं करूंगा। लोग कहेंगे पश्चिम बंगाल की हवा थी, विपक्ष नहीं था, ये हवा थी, क्योंकि यूपी में आज तक कोई व्यक्ति 2 बार सत्ता में नहीं आया। अब ये तीसरी बार भी आते हैं तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। और जब चौथी बार आएंगे, क्योंकि 80 लोकसभा आती है जी, और उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, 40 वहां पे, 120 सीटों पे प्रभाव है। पश्चिम बंगाल में जहां जहां योगी जी गए वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इनके सारे सभाएं हुई हैं और बीजेपी जीती है। योगी जी क्या है वो नहीं जानता। जैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, मोदी जी, आज के वक्त में योगी जी, अब अगले कदम के रूप में आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बांग्लादेश बन चुका था पश्चिम बंगाल, 50 साल से अतिक्रमण था। अगर पश्चिम बंगाल में आज गौ माता की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वहां बहुत बड़ी बात है। और इनका राजनीतिक भविष्य शुभेंदु अधिकारी जी का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आज के वक्त में मोदी जी के अलावा किसी की जन्म पत्रिका इतनी बड़ी नहीं है जितनी शुभेंदु अधिकारी की है। बहुत बड़ी जन्म पत्रिका, उसमें कई बड़े बड़े राजयोग हैं। उस जन्म पत्रिका पर मैं 10 घंटा बोलने की क्षमता रखता हूं। बहुत बड़े बड़े राजयोग है। जी बिल्कुल, देखिए आपके इन बातों से मैं अपने व्यूअर्स को ये भरोसा ज़रूर दिलाऊंगी, और मैं प्रॉमिस भी करूंगी कि एक और हम पॉडकास्ट लेके आएंगे जो पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी जी पर आधारित होगा, उनकी भविष्य की राजनीति को लेकर। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। इनके लिए आप क्या कहेंगे? आप मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। खतरा बन सकते हैं। कुछ दिल्ली में तो देखिए हमें नहीं दिखा, पुणे में दिखा है, लखनऊ में भी हो गई। कुछ नहीं। इनके शायद 20 करोड़ फॉलोवर हैं, मुझे नहीं पता, 20 करोड़ के आसपास फॉलोवर है। जंतर मंतर पे हमेशा 500-600 की भीड़ रहती है। मैं जाते रहता हूं ना, वहां पे ये धमनदीप है एक बिल्डिंग, मेरे वहां तमाम लोग रहते हैं। सामने जो है केरला हाउस है, केरला हाउस के बगल में 2-3 सांसदों के आवास हैं, मैं जाते रहता हूं। बगल में है महाराष्ट्र के एक सांसद, सामने सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का आवास है, सब वहीं पे है। और मेरा सबके साथ उठना बैठना रोज का। जंतर मंतर पे हमेशा 500-600 की भीड़ रहती है, हमेशा। तो जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था तो 100-150 यूट्यूबर आए, 100-150 मीडिया वाले आए, 600-700 लोग वो थे। फिर बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं, वो भी चले गए। आसपास के लोग देखे क्या होता है, अन्ना आंदोलन की तरह 100-150-200 वो चले गए, 1000 की भीड़ हो गई। इनके 4-5 लोग आए थे, 4-5 लोगों के साथ, हर आदमी के साथ 10-15-20 लोग होते हैं। इनके पास 150 से 200 लोग थे एक्चुअल में 150 से 200 लोग थे। बाकी मीडिया थी, आसपास के लोग थे, और जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चलता वो लोग थे। दोपहर का कार्यक्रम था, 5 बजे तक, 3 बजे खत्म हो गया। जंतर मंतर पे आपको परमिशन लेने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। सरकार ने, मतलब पुलिस ने 5 मिनट में परमिशन दे दी। पता था लोग तो है नहीं। वहीं जो अभी किए हैं, जहां भी किए हैं, महाराष्ट्र में किए, जहां भी किए, अभी लखनऊ में करने वाले। लखनऊ में तो चल ही रहा है इनका। कहीं कब चल रहा है? आज ही चल रहा है इनका। कोई बात नहीं, अब मैं तो आपको पॉडकास्ट दे रहा हूं। लेकिन इनके पास क्षमता नहीं है कि 1000 लोग, एक्चुअल में 1000 लोग एक ग्राउंड में बिठा दें जहां भीड़ ना हो, आबादी से दूर, और बोले 5000 आदमी खड़ा करके दिखा दो।
हम बाथरूम में बैठ के भी आपको लाइक कर सकते हैं, हम सोते सोते भी आपको लाइक कर सकते हैं, सोते सोते कमेंट कर सकते हैं। जहां धरना प्रदर्शन होता है वो उठ के जाना पड़ता है, जी। जाना, भीड़ इकट्ठा करना। आजम खां एक स्टेटमेंट देते थे कि मेरी रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए तो 1000-2000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो किसी बड़े नेता की गाड़ी पंचर हो जाए तो इनसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। गांव में एक जेसीबी मशीन लगा दें तो उसको देखने के लिए 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये काकरोच जनता पार्टी का न कोई वजूद था, न है, न होगा। ये एक जो है मोबाइल पे सिस्टम है, यूट्यूब पे कर रहे हैं। जो भी लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, जो भी लोग, दो ही चीज है, या तो पसंद या तो नापसंद। जो नापसंद करते हैं, हम अपने विरोधी के पक्ष में खड़े हैं। नहीं, लेकिन देखिए इस मूवमेंट का जो मोटिव है कि देश में जो पेपर लीक्स होते हैं, एग्जाम्स डेट्स टल जाती हैं, स्टूडेंट्स का देखिए पूरा फ्यूचर इन चीज़ों पे टिका होता है, एग्जाम्स में, नीट पे, तो इसमें भी तो सरकार को कुछ। ये गलत था, मैं इसका एकदम विरोध करता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग करता हूं। आप करते हैं? एकदम गलत है, तो यहाँ पे सरकार गलत है, फिर आप एकदम करते गलत, हैं? ये एकदम गलत है। तो प्रदर्शन हो रहा है तो ये उसका प्रदर्शन नहीं क्यों होगा, कांग्रेस ये पार्टी उसका इसमें गलत प्रदर्शन नहीं हो है? रहा। धर्मेंद्र प्रधान ने लापरवाही की है। हम्म। मैं अगर मोदी की जगह होता तो इनको बाहर कर देता। आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? जी। गलत है, इनको हटा देना चाहिए। मैं अगर कांग्रेस में होता तो मैं धरने पे बैठ जाता, या तो हटाओ या तो आमरण अनशन करूंगा। कांग्रेस ने किया ही नहीं। काकरोच जनता पार्टी के पास, ये काकरोच जनता पार्टी बनी सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट पर। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस बन गई। ये अभी नीट का और ये मामला लेके चल रहे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर आपको करना है बैठ जाओ आमरण अनशन पे, गर्मी का दिन है, बैठ जाओ, मरेंगे या फिर हटाओ। जैसे अन्ना ने आंदोलन किया था, हम भी गए थे अन्ना आंदोलन में, पूरी दुनिया निकल के गई थी। लगाओ, मर जाएंगे, दिखना भी चाहिए। आप तो धरना पे बैठ रहे हैं, आपको फीट आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, एसी में बैठने वाले व्यक्ति। वो स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता, दिखना चाहिए, समर्पण, मरते हुए दिखना चाहिए। तो अब कोई मुद्दा नहीं है, यही दो मुद्दा थे, पकड़ लिया। सबको पता है, सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही है, उनकी गलती नहीं है, लापरवाही है। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या ये लापरवाही बीजेपी को भारी नहीं पड़ सकती? नहीं, भारी नहीं पड़ेगी। हम देखिए इस साल के शुरुआत से लेकिन मैं समझती हूँ कि पिछले साल से एक सवाल हर पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश में, जो नेपाल में जो एक जेंसी आंदोलन हमेशा नजर आया, जिसके चलते सत्ता का तख्ता पलट भी हुआ, पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, बांग्लादेश और नेपाल कह सकते, क्या वो हमारे देश में चीजें वैसा करने की कोशिश नहीं हो रही है? नहीं होगा, नहीं होगा। सरकार ने यहाँ कोई दुर्भावना नहीं थी, सरकार ने कोई लापरवाही नहीं की थी, लेकिन जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी खराब थी। तो व्यवस्थाओं को ठीक करो। लोगों को पता है व्यवस्थाएं अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये मंत्री का काम था। पिछली बार भी लिख हुआ था, तुम कहां थे? 2 बार लिख हुआ, कहां थे? तीसरी बार कैसे हो गया? ये मंत्री की लापरवाही। नए नियमों वाला जो विवाद है अभी भी टला हुआ है कोर्ट में, वो टला ही रहेगा, अंतरिम रोक लगी हुई है, वो टला ही रहेगा। वो बीजेपी का बैकफायर था, और बीजेपी उस पर कुछ नहीं करेगी, वो टला ही रहेगा, अगले चुनाव तक टला ही रहेगा। ये धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही थी। सरकार ने यहाँ कोई घोटाला नहीं किया, इसलिए जनता के अंदर विद्रोह नहीं है, लेकिन आपकी जो व्यवस्थाएं वो खराब थी। जो गलत है उसको गलत है, उसकी आप कभी चर्चा ना करें, तारीफ ना करें। बाकी काकरोच जनता पार्टी में कोई दम नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। ये सब सोशल मीडिया का उपजा हुआ भ्रमजाल है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता। चलिए देखिए, ये तो बात हुई पॉलिटिक्स की, और मैं तो यही मानती हूँ कि भविष्यवाणियाँ जो होती हैं ज्योतिष की संभावना का खेल होता है, और ज्योतिष में राजनीति की बात ना हो तो ज्योतिष भी अधूरी मानी जाती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं ज्योतिष की, मेन ज्योतिष की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, आप गोचर के मास्टर हैं, और डिवोर्स हो गया या मैरिज हो गया, उसको लेकर आपकी बहुत मजबूत पकड़ है कुंडली में। मैं समझना चाहती हूँ, देखिए आजकल के डे टू डे लाइफ में लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, लोग बहुत परेशान हैं। यही कारण है, लोग IVF से तो कराते ही कराते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, ज्योतिष को। तो डेट्स के साथ मुहूर्त में बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसका करियर या बहुत अच्छी उन्नति करेगा। तो सिजेरियन भी होता है, नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा आजकल हॉस्पिटल्स में सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं। डेट टाइम पेरेंट्स से पूछा जाता है कि कब आपको अपना बच्चा किस वक्त चाहिए। तो जब सिजेरियन से जो बच्चे
जन्म ले रहे हैं उनका भविष्य और जो एक नॉर्मल बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका भविष्य, क्या इनमें अंतर होता है कुछ? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आजकल मेरे पास रोज 2-4 महिला जरूर आती हैं कि हमारा बच्चा नहीं बोल रहा, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, IQ कमजोर है, आंख मिला के बात नहीं कर रहा, समझता सब कुछ है, बोल नहीं पाता, चेहरा हमेशा नजर झुका के रखता, आत्मविश्वास नहीं। आज से 20 साल पहले मेरे पास लोग आते थे, बच्चे के दिल में छेद है, खूब आते थे, डॉक्टर बोलता था मछली खिलाओ, क्योंकि पहले हत्याएं खूब होती थी गोली की, अब आजकल मर्डर कम हो रहा है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, खूब मर्डर होते थे। तो जो दिल में छेद गोली लगती थी वो छेद रह जाती थी, तो जब बच्चे जन्म लेते दिल में छेद रहता था। अच्छा। हाँ, खूब आते थे, आज से 20 साल पहले खूब आते थे। जैसे आजकल अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 70 बच्चे लेट बोल रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, या एक तरीके से कहें तो आजकल जितने सीजरियन बच्चे पैदा हो रहे हैं जितने, वो सब लेट बोल रहे हैं, 100 में 90%। 3 कारण है। एक तो माताएं लेट उम्र में प्रेगनेंसी लेती हैं, 32, 35, 38 में। जी। दूसरा नंबर, बच्चा सीजरियन पैदा हो रहा है, प्रेशर नहीं आता, वो लेट बोल रहा है, IQ कमजोर हो रहा है, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट ऑफ माइंड उसका कमजोर हो रहा है। पहले बच्चे नेचुरल पैदा होते थे, नेचुरल पैदा होते समय जो एनर्जी प्रेशर बनती है उससे बच्चों का श्रवण शक्ति और बोलने की सब ताकत निकल जाती है, बच्चा रोते हुए पैदा होता था। आजकल बच्चा पेट में है, आपने सी सेक्शन कर दिया, बच्चा बाहर निकल गया, उसको पता ही नहीं कि अंदर है कि बाहर है। बहुत सी चीजें हैं, मैं चीजों को महसूस करता हूं। आज से 20 साल पहले मैं किसी के घर कुंडली देखने गया था, बहुत अच्छी कुंडली थी, बहुत बढ़िया कुंडली थी, मैं कुंडली की बड़ी दिल खोल के तारीफ किया, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं थे। बोले ऐसा तो कुछ नहीं है। बातें होने लगी तो उनके जो दादाजी थे बहुत अच्छे विद्वान ज्योतिषी थे, उन्होंने मुहूर्त निकाला था, मुहूर्त निकाल के बच्चे का जन्म हुआ था। अच्छा। मैं इसको आधा सच आधा गलत मानता हूं। देखिए, अगर आज के वक्त में बृहस्पति उच्च का है, 15 अगस्त से 15 सितंबर सूरज अपने घर में होगा, तो 9 महीना पहले प्रेगनेंसी होगी, तभी तो उच्च का बृहस्पति चलिए 1 साल है, कोई बात नहीं, सूरज भी अपने घर में हो, सारे ग्रह अपने घर में हो, तो उसके लिए 9 महीना पहले वो प्रेगनेंसी होगी, तभी तो बच्चा पैदा होगा। जी। मैंने बहुत से लोगों को बोल रखा था 2026 में जून से बच्चे पैदा करो, उच्च का बृहस्पति होगा, बड़ा अच्छा होगा। तो हुआ 9 महीना पहले, तभी तो होगा, नहीं होगा तो कहां से होगा। तो ये जो मुहूर्त हम निकालते हैं, ग्रह तो ठीक है, ग्रह तो वही है, 2-4 घंटे आगे पीछे की बात होती है। मेरे पास भी लोग आते हैं, डिलीवरी का डेट बताएं, अमावस्या बचाता हूं। जैसे पीछे कल तक चंद्र शनि साथ थे, उससे पहले चंद्र राहु साथ थे, परसों अमावस्या है, तो मैं अमावस्या बचाता हूं, चंद्र शनि बचाता हूं, चंद्र राहु बचाता हूं। अगर किसी बच्चे की जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब है तो उसकी माता की स्थिति खराब रहेगी, और उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं हो तो मां डिस्टर्ब रहेगी पूरे जीवन भर। चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है। चंद्रमा राहु से पीड़ित है, डिस्टर्ब रहेगा बच्चा, चंद्र शनि वाला डिस्टर्ब रहेगा, अमावस्या वाला डिस्टर्ब रहेगा, उसकी मां डिस्टर्ब रहेगी, वो बच्चा पिछले जीवन का मां का दुश्मन होता है, माता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। ये सब मैं बचवा देता हूं। कितने बजे पैदा करना ये मैं नहीं बताता। लग्न 1.5 घंटे में बदलता है, ग्रह ठीक है, सूरज 1 महीना में बदलता है, चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता है, बृहस्पति 1 साल में बदलता है, शनि 2.5 साल में बदलता है, वो तो नहीं बदल सकते। 1-2 दिन आगे पीछे मैं कहता हूं, अगर सी सेक्शन कराना तो 1-2 दिन रुक जाओ, क्योंकि चंद्रमा खराब है। जन्म समय ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, लग्न अंतिम सत्य होता है, कौन सा ग्रह कहां जाके बैठेगा वो ईश्वर डिसाइड करे। इस पर एक प्रसंग सुनाता हूं, बड़ा अच्छा प्रसंग है। अकबर के पिता हुमायूं, उनका राज्य नष्ट हो गया था, शेरशाह सूरी ने उनको पराजित कर दिया था, भागे भागे फिर रहे थे। तो अकबर की जो मां थी, हुमायूं का एक दोस्त था, अब नाम भूल रहा हूं उस राजा का, क्षत्रिय राजा थे, उनकी अच्छी दोस्ती थी, और हुमायूं की पत्नी उनको राखी बांधती थी। तो जब इनका राज्य नष्ट हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को उस राज्य में उस राजा के यहां रख दिया, प्रेग्नेंट थी। तो हर राजा के पास राजज्योतिषी होते थे। तो जब उनके बच्चे का जन्म देने का समय, प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो पहले ज्योतिषी देखते रहते थे बच्चा कब पैदा होगा।
आधान लग्न जिसको बोलते हैं, कब गर्भ धारण करें, कब क्या करें। तो ज्योतिषी ने देखा कि अगर ये बच्चा 3 घंटे बाद पैदा होगा तो बहुत बड़ा राजा होगा, बहुत प्रभावशाली प्रतापवान राजा होगा। और प्रसव पीड़ा जब चरण शिवा पर थी और उस समय हुमायूं का राज्य नष्ट हो चुका था, और वो हुमायूं से भी, हुमायूं का ही एक तरीके से राज ज्योतिषी भी था। उसको उपाय नहीं सूझा। उस समय इंथेसिया नहीं होती थी, बेहोशी की दवा नहीं होती थी, और प्रेग्नेंट लेडीज को बेहोश करें तो बच्चा और जच्चा दोनों के मरने का खतरा था जी। तो उसने भयानक अपना विकराल रूप बनाया और वो प्रसव पीड़ा वाले घर में घुस गया जहां पे लेडीज रहती थी। पहले प्रसव पीड़ा वाली जगह पे पुरुष नहीं जाते थे। उसका भयानक चेहरा देखकर जो दासियां थी भाग गई, और जो अकबर की मां थी देख करके बेहोश हो गई, और वो 3 घंटे तक बेहोश पड़ी रही, 4 घंटे तक। जब बेहोशी टूटी तो फिर प्रसव पीड़ा वाला दर्द स्टार्ट हुआ। उसके बाद अकबर का जन्म हुआ, और इतिहास गवाह है कि अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ था जी। बहुत बड़ा हुआ था, हुमायूं के साम्राज्य से कई गुना बड़ा हुआ था। तो आप जन्म समय स्पष्ट मत बताइए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। जितने लोगों का जन्म समय क्लियर किया जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पे बच्चे को पैदा करना है, उनके रिजल्ट नहीं आते। और मैं हमेशा कहता हूं माताओं से कि तुम नेचुरल कोशिश करो बच्चे को जन्म देने की। उससे बच्चा जो है जब प्रेशर के द्वारा जन्म लेगा तो उसकी बहुत सी इंद्रियां खुल जाती हैं, और जब बच्चा सी सेक्शन से पैदा होगा तो मैं 100 में 50% की गारंटी दे रहा हूं। मेरे पास जितने लोग आते हैं, बच्चा नहीं बोल रहा, लेट बोल रहा है, 4 साल का हो गया, मोहन नहीं बोल पा रहा, 5 साल का हो गया, थेरेपी चल रही है जी। ये बात है, और कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत बड़ी दिलचस्प बात बताई है। लेकिन देखिए अमूमन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि 6, 8, 12 इन भाव से लोग डरते क्यों हैं? इसको त्रिक भाव बोलते हैं। इसका मैं एक छोटा सा रहस्य समझा दूं। 7वां घर में जब कोई ग्रह बैठा हो तो हम ईश्वरीय दंड से बर्बाद होते हैं। अच्छा। 8वें घर में जब ग्रह बैठे तो हम अपनी बेवकूफी से बर्बाद होते हैं। कुंडली बहुत अच्छी हो, जिस जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 में ग्रह बैठे हैं वह व्यक्ति छोटी छोटी बहुत बड़ी गलतियां करेगा, बड़े बड़े काम खूब करेगा, खूब बड़ा काम करेगा, रिसर्च करेगा, हो सकता है बड़ा वैज्ञानिक हो, छोटी छोटी व्यवहारिक गलतियां खूब करेगा। आप देखते होंगे छोटे लोगों को छोटी छोटी खूब बढ़िया काम करते हैं, बड़ा काम उनसे नहीं हो सकता। 6, 8, 12 में बैठा ग्रह आपसे छोटी छोटी खूब गलतियां कराएगा। 6वां घर में बैठा ग्रह पावरफुल होता है। लगन पे बैठा ग्रह बादशाह है। ओके। अगर किसी का लग्न खाली है तो पिछले जीवन का राजा, मतलब राजा नहीं है, 100 में 70। लगन पे बैठा ग्रह बादशाह है। 7वां घर वजीर है। 8वां घर उसकी आंखें हैं। 11वां घर उसकी टांग। तो राजा 8वें घर से देखता है। अगर 8वें घर में लगन का दुश्मन ग्रह बैठा है तो राजा गलत देखेगा। 8वां घर 7वें घर को सलाह देता। 7वां घर वजीर है। मेरे एक जानने वाले बड़े बड़े व्यक्ति, उनके लगन पे शनि और राहु बैठे और 7वें घर में केतु बैठा है। ये नाड़ी ज्योतिष का रूल है। लगन पे ग्रह बैठा है तो व्यक्ति राजा है, उसके अंदर राजाओं वाले गुण होंगे, हुकूमत करने वाले गुण होंगे। तो राजा है लगन और 7वां घर है वजीर। तो 2 राजा हो गए लगन पे 2 ग्रह बैठने से जी। वजीर हो गया 1। तो कहते जब 2 राजाओं के आदेश को मानना पड़ेगा तो 1 वजीर मर जाएगा। केतु बेटा है, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोल रखा है जी। तो जब लग्न पे ज्यादा ग्रह बैठे और 7वें घर में कोई ग्रह खाली ना हो तो राजा बिना वजीर का, और लगन पे 2 ग्रह बैठे हो, 7वें घर में 1 ग्रह बैठे हो तो 1 वजीर 2 राजा का काम करते करते खराब स्थिति में आ जाएगा। और वजीर सलाह लेता 8वें घर से। राजा लगन, 8वां घर उसकी आंख, 7वां घर, 8वां घर 7वें को सलाह दे के राजा को सलाह देता है, और 11वां घर उसकी टांग है। तो उनके लगन पे शनि राहु और 7वें घर में केतु। केतु बेटा है, लगन पे 2 ग्रह बैठे हैं तो राजा है। हुआ क्या कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। मैं बोल रहा हूं कि 7वां घर अगर 1 ग्रह बैठा हो, लगन पे 2, 3, 4 ग्रह बैठे हो तो 7वें घर में जो ग्रह बैठा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। केतु बेटा है, बेटे ने सुसाइड कर लिया। ये नाड़ी ज्योतिष का गूढ़ रहस्य है। अगर लगन पे ग्रह बैठा और 11वें घर में उसका दुश्मन ग्रह बैठा तो उसके पैर में कांटे चुभे रहेंगे, चल नहीं पाएगा। 8वें घर में उसका दुश्मन ग्रह बैठा है तो राजा को अच्छी सलाह नहीं मिलेगी। अब जो 6वां घर है, 6वें घर की एक विशेषता बता दूं। जिस लेडीज की जन्म पत्रिका में 6वें घर का चंद्रमा होगा उसके अंदर सेवा भाव ज्यादा होगा।
नर्स के अंदर अगर छठवें चंद्रमा है, खूब अच्छी नर्स होगी, मरीज की खूब बढ़िया देखभाल करेगी, पैसे के लालच में नहीं, निस्वार्थ भाव से। अगर किसी डॉक्टर की जन्म पत्रिका में छठवें घर में चंद्रमा बैठा हो तो डॉक्टर बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अगर मंगल बैठ जाए, मंगल मंगल अगर छठवें घर में बैठा तो उसकी 3 खासियत होती है, 4। बहुत अच्छा सवाल छेड़े। छठवां मंगल मन्नत की औलाद होती है, इसके लिए मन्नत मांगी गई थी, ये ईश्वरीय औलाद है। द्रौपदी के लिए मैं उस पर बता दूंगा। द्रौपदी भी तो मन्नत की औलाद थी। यस यस द्रौपदी के लिए द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए उन्होंने हवन किया था। उस हवन से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुई थी। धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन का वध, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य का वध किया था जी। और उस वध की युद्ध का कारण द्रौपदी बनी थी। छठवें घर का मंगल मन्नत की औलाद, इसको अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। मंगल मीठा, अगर किसी का मंगल अच्छा है तो मीठा कम खाएगा, मंगल खराब है मीठा ज्यादा खाएगा। सूरज अच्छा है नमक कम खाएगा, सूरज खराब है नमक ज्यादा खाएगा। तो जिसका भी छठवें घर का मंगल है वो बहुत गोल्डन चीज है। आप जितना मंगल गुण बांटोगे, मिठाई बांटोगे, उतना आपका मंगल बर्बाद होगा। और छठवें घर के मंगल वालों को अपना जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए। पार्टी मत करो, भगवान के मंदिर जाओ, प्रणाम करो, 10-20 लोगों को घर पे खाना खिला दो या होटल में खाना खिला दो। छठवें मंगल वाले को अगर उसके भाइयों ने परेशान किया तो बर्बाद हो जाएंगे। मंगल भाई का कारक है। छठवें घर के मंगल वाला जिसका भी है, मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे भाइयों ने तुमको बर्बाद किया, परेशान किया तो बर्बाद हो जाएंगे। जन्मदिन मत मनाओ, मिठाई मत बांटो, मन्नत की औलाद हो, भाई उसको परेशान ना करे। छठवां मंगल, सूरज कहीं भी पावरफुल। छठवां घर शत्रुहंता योग का बनता है। सूरज राजा है, मंगल सेनापति है। मंगल को क्या चाहिए? युद्ध का मैदान। छठवां मंगल खुश हो जाता है और सेनापति खुश यानी राजा खुश। एक राजा स्ट्रांग है तभी सेनापति स्ट्रांग है। आज भूटान की सेना जितनी भी बड़ी हो जाए, वो भारत से बड़ी थोड़ी हो सकती है। नहीं। अमेरिका की सेना, अमेरिका मजबूत है, अमेरिका की सेना मजबूत है। राजा मजबूत है तभी सेना मजबूत है। जी। छठवें बृहस्पति, इनके जीवन में पैसों का कभी अभाव नहीं होगा। राजा नहीं बनेंगे, जितने पैसे की जरूरत है पैसा आ जाएंगे। इनकी गैया राम चराए, इनका काम भगवान करते। और द्रौपदी की जन्म पत्रिका में छठवें घर में बृहस्पति था। जब अंतिम समय, आपत्ति के समय में जब सारी जगह से मदद बंद हो जाती है तो परमात्मा सीधा मदद करता है। अच्छा। और जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो उन्होंने सबको पुकारा, सब निसहाय हो गए, तो अंत में उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा और भगवान कृष्ण प्रकट होकर के उनकी लज्जा की सुरक्षा किए थे। लेकिन छठवां बृहस्पति वाला जलील भी होता है जी। अंत में ईश्वरीय मदद से उसकी इज्जत बच जाती। छठवां शनि, खोटा सिक्का, 36 साल के बाद कामयाब होता है। शादी लेट होती है, अगर 28 से पहले शादी होगी डिवोर्स हो जाएगा, मुकदमे जरूर होंगे। पांचवें मंगल की खासियत बता दूं, पांचवा मंगल जिसकी भी कुंडली में है उसको संतान के लिए रोना पड़ेगा। पहली संतान के लिए, या तो पहली संतान मृत होगी या तो नहीं होगी, इलाज के बाद भी नहीं होगी, रोना पड़ेगा। मैं हजारों लोगों को जानता हूं जिनका पांचवा मंगल है, संतान के लिए रो रहे हैं। आधे को तो नहीं होती, इलाज के बाद होती है, मन्नत के बाद होती है। बच्चा हुआ, आवारा निकल गया, नालायक निकल गया, चलो लायक भी निकल गया, स्वास्थ्य खराब है, अकाल मृत्यु हो गई जी। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उनके पांचवें मंगल था, लगन पे शनि राहु, सातवां केतु और पांचवा मंगल। पहले संतान ने सुसाइड कर लिया था। पांचवा मंगल पुत्र के लिए रोना है। पुत्र की बात कर रहा हूं, पुत्री की बात नहीं कर रहा हूं। उसकी मैरिज लाइफ खराब हो गई, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, जन्म नहीं ले रहा, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद बच्चा नहीं हो रहा। जैसे कुंती की जन्म पत्रिका में पांचवें घर में मंगल था। ओके। पहला संतान कर्ण था, उसको प्रवाहित करना पड़ा और उसके बाद उसके लिए हमेशा रोती रही। यस। तो पांचवा मंगल प्रथम संतान के लिए रोना। मंगल कहां अच्छा है? छठवां अच्छा है, 10वां अच्छा है, 9th अच्छा है, लगन का अच्छा है, तीसरा अच्छा है। चौथा मंगल बहुत खराब, 8वां मंगल बहुत खराब। जिसका 8वां मंगल होगा उसका 100 में 99% छोटा भाई नहीं होगा, 1% हो गया तो गारंटी नहीं है। और 12वां मंगल बड़ा भाई नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे, और अगर संबंध बहुत अच्छे हैं तो उसका भाग्य अच्छा नहीं होगा। अभी मैं, कुछ लोग हैं जो कुंडली दिखाते हैं,
तो उनकी कुंडली में 8वें घर में मंगल था। मैंने पूछा आपका छोटा भाई? बोले हाँ, 3 छोटे भाई हैं, 8-9 भाई बहन थे पहले के लोग। तो मैंने बोला आपसे पीठ पीछे छोटे भाई की कहानी सुनाइए भाई, 3 भाई है तो ऐसा तो है नहीं कि तीनों आप ही के। तो बोले हमसे जो छोटा था वो बिहार में रहता था, उसकी हम मदद करते थे, उसकी मृत्यु हो गई। तो 8वां मंगल या तो छोटा भाई नहीं होगा तो उसकी असामयिक मृत्यु हो जाएगी या दुश्मनी आपसे करेगा, उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। 12वां मंगल बड़ा भाई नहीं होगा तो उसको स्ट्रगल ज्यादा होंगे या आपसे उसके विचार नहीं मिलेंगे। मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लगन पे शनि बैठा हो, ये नाड़ी ज्योतिष का रूल है, लगन पे शनि बैठा हो, शरीर पे बाल कम होने चाहिए। जैसे सरदार जी लोग के बाल बहुत ज्यादा होते हैं, लगन पे शनि, शरीर पे बाल कम। मंगल 7 से 12 के बीच में तो शनि डायमंड हो गया। 7वां, चौथा, 10वां घर खाली हो या उसमें बुध, राहु, शुक्र बैठे हों, सूरज, चंद्र, मंगल और बृहस्पति बैठे हैं तो लगन का शनि खराब हो जाता है। तो मंगल कहीं ना कहीं शनि को प्रभावित करता है। जिसका 8वां चंद्रमा है उसकी इनकम विदेश से होगी, 75 साल से ज्यादा की उम्र होगी, पेट में कब्ज की शिकायत रहेगी या उसकी जो है डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर रहेंगे, ऊपरी इनकम हमेशा बनी रहेगी जी। जिसका 12वां चंद्रमा है खर्चीला स्वभाव होगा और वह व्यक्ति कंजूस नहीं होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं 6, 8, 12 भाव की, जिसमें हमने 5वां भाव भी लिया है, लेकिन जब यहाँ पे राहु केतु बैठ जाए तो ये किस तरह का प्रभाव देता है? 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 11 भाव में? 3, 6, 11 वैदिक शास्त्र में लिखा गया राहु अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है। 3, 6 और 11। ओके। राहु 8वें घर का बड़ा खराब होता है, पिता की उम्र को कम कर देता है। 8वें घर का राहु पिता की उम्र को कम करता है। यह माना जाता है कि आपके 42 साल की उम्र से पहले पिता की मृत्यु हो जाएगी, आपको कब्ज की शिकायत रहेगी, कैंसर होने की संभावना रहेगी। 11वां राहु अच्छा है स्वयं के लिए, पिता और दादा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु जो होता है बृहस्पति का दुश्मन होता है और बृहस्पति पिता दादा है नाड़ी ज्योतिष में। और जहां राहु होगा वहां बृहस्पति खराब हो गया, जहां बृहस्पति होगा राहु खराब हो गया। सेकंड राहु बृहस्पति गवर्न होता है, 11वां घर बृहस्पति का, तो 11वें घर में राहु गया तो बृहस्पति खराब हो गया, और 11वां बृहस्पति बैठा तो राहु खराब हो गया। 12वां भी बृहस्पति और राहु का घर है, 12वां राहु बृहस्पति खराब, 12वां बृहस्पति राहु खराब। 12वें राहु अच्छा नहीं होता, खराब होता है। लड़कियों की ससुराल राहु से देखी जाती है। जिन लड़कियों का राहु 12वें है उनकी ससुराल बेकार है, उनका 8वें एकदम बेकार है, ससुराल से बनेगी नहीं, या ससुराल आपके किसी काम नहीं आएगी, या ससुराल दरिद्र होगी। और चंद्रमा 12वें घर में भी सास का कारक होता है, जिसका भी चंद्रमा 12वें घर में चला गया, क्योंकि 12वां घर राहु का और बृहस्पति का है, वहां राहु और चंद्र मिलके ग्रहण योग बनाते हैं। तो जिस लेडीज की जन्म पत्रिका में 12वें चंद्रमा होगा उसकी अपनी सास से नहीं बनेगी। तो शादी करते समय राहु की भूमिका ज्यादा स्पष्ट है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां ससुराल में जाती। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो आपने ठीक कहा, लड़कियां ससुराल, क्योंकि घर लड़कियों का बदलता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए ये तो बात हुई कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कैसा प्रभाव देता है। कुछ शुभ अशुभ योग तो देखिए जिंदगी में बनते हैं, ग्रह गोचर होते हैं, नाड़ी ज्योतिष में नक्षत्रों की परिवर्तन भी होता है। लेकिन जब हम पुरुष और औरत की कुंडली देखते हैं, आपसे समझना चाहती हूँ कि पुरुषों की कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूती के साथ हमेशा से रहना चाहिए जो उसे हर चीज से बचाए? मंगल, पुरुषों में मंगल देखा जाता है। मंगल नाड़ी ज्योतिष में लिखा गया है कि अगर पुरुष की जन्म पत्रिका देख रहे हैं तो शुक्र पत्नी है, और स्त्री की जन्म पत्रिका देख रहे हैं तो मंगल पुरुष है, मंगल स्वयं है, उसके बाद बृहस्पति। ये पुरुषों में देखा जाता है। हाँ, मंगल जरूर देखिए, बृहस्पति देखिए, सूरज देखिए, ये पुरुष के लिए। मंगल जो होता है स्वयं का प्लेनेट है, और सूरज लग्न का कारक होता है, और बृहस्पति आपके जो अंदर है तो जीव का कारक है। नाड़ी ज्योतिष कहती है बृहस्पति जीव है, जिसके अंदर प्राण है, सब बृहस्पति। पुरुष का देखना है तो बृहस्पति कितना बढ़िया, अगर बृहस्पति अच्छा तो पुरुष अच्छा होगा, चरित्रवान, व्यवहार कुशल। मंगल आपका शारीरिक बनावट, संरचना। अच्छा। सूरज आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, जीव बृहस्पति है। अगर किसी का बृहस्पति खराब है तो उस जीव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, संस्कार उसके बहुत अच्छे नहीं। मंगल शारीरिक संरचना है, सूरज आत्मबल है, और ये तीनों व्यक्ति के बारे में बोलते हैं। जीव, सजीव और निर्जीव दो चीज होते हैं। जी जी। जैसे घर है वो निर्जीव है, घर में रहने वाला व्यक्ति सजीव है जी। तो कई बार ग्रह क्या करता है कि आपको निर्जीव का सुख देता है, सजीव का सुख नहीं देता।
कई बार ग्रह सजीव का सुख देता, निर्जीव का सुख नहीं देता। अच्छा। आप देखते होंगे घर में 4 लड़के हैं, घर नहीं है, इनकम नहीं है। सजीव का सुख तो है 4 बेटे, घर नहीं है, निर्जीव का सुख नहीं है। कई बार देखते हूं बड़ी बड़ी कोठियां हैं। मैं एक जानने वाले को जानता हूं, उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, नहीं 2 बेटा और एक बेटी। बड़े बेटे को एक बेटी, बेटी को एक बेटी, छोटे बेटे को एक बेटी। मेरे कहने पे उन्होंने दोबारा ट्राई किया। मैंने कहा कि एक बच्चा है, आप लोग के पास 3 ही बेटियां हैं, एक और संतान कर लो, जो भी हो। अगर भाई हो गया तो आपके सारे भाइयों के बहनों के लिए रक्षाबंधन मनाने वाला एक भाई भी मिल जाएगा जी। दूसरा भी उनको बेटी हो गई। मैंने सिर्फ कहा, उन्होंने प्रयास किया, तो उनके घर में जीव की संख्या खत्म हो गई। जीव बृहस्पति है, याद रखिएगा, जीव बृहस्पति देखा जाता है। पुरुष की कुंडली में बृहस्पति से व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है। तो अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो शायद उस परिवार में जो है पुरुष सदस्यों की संख्या कम होगी। इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है। और स्त्रियों में? स्त्रियों में शुक्र और मंगल, शुक्र मंगल। शुक्र का तो समझ आता है। हाँ, शुक्र और मंगल दोनों स्त्रियों के अंदर स्त्रोचित भाव शुक्र के द्वारा आते। ओके। पुरुषों में पुरुषत्व की भावना जो है बृहस्पति से आती है। देखिए अमूमन जब कोई भी व्यक्ति जब विवाह देखा जाता है तो कुंडली मैच की जाती है। पिछली बार तो हमने देखा था कि गुणों से ज़्यादा बाकी कुंडली मैच की जाती है। लेकिन समझना चाहती हूँ कि भाग्यशाली स्त्रियों की क्या पहचान देखी गई है कुंडली के जरिए? इसको राजयोग में योग के द्वारा देखा जाता है। एक बहुत बड़ा राजयोग बताता हूं। स्त्री की जन्म पत्रिका, रात का जन्म हो, सूरज चंद्रमा सम राशि में, सूरज चंद्रमा सम राशि में। अब सम राशि हो तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। वह स्त्री किसी भी परिवार में पैदा हो जाए, वो महाभाग्य राजयोग लेकर पैदा होगी। अब पुरुष का राजयोग, पुरुष की जन्म पत्रिका हो, दीन का जन्म, सूरज और चंद्रमा विषम राशि में, महाभाग्य योग। स्त्री की जन्म पत्रिका में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। शुक्र अच्छी जगह प्लेसमेंट हो, बृहस्पति बहुत अच्छा हो जी। जिन महिलाओं की जन्म पत्रिका में बृहस्पति स्वगृही हो, उच्च का हो, उनके पति की पोजीशन अच्छी मानी गई। शुक्र भी अच्छा, शुक्र मैरिटल लाइफ है। और फिर उनके अंदर बृहस्पति और शुक्र का ही बोलबाला है। पुरुष की जन्म पत्रिका में सूरज मंगल बृहस्पति जी। ये 3 चीज का ध्यान रखना चाहिए। कुंडली मिलाते समय संतान जरूर देखें। मैरिटल लाइफ तो देखा ही जाता है, संतान और उनकी उम्र का जरूर ध्यान रखें, तो एक अच्छे मैरिज लाइफ की पहचान होती है। अगर किसी महिला की जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी प्लेसमेंट है तो उस स्त्री के अंदर संस्कार अच्छे होंगे, मर्यादा होगी, नैतिकता होगी, धार्मिकता होगी जी। जैसे हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि जो घर में जो माताएं हैं, दादी हैं, वो लोग एकादशी भी मानती हैं, अमावस्या भी मानती हैं, पूर्णिमा भी मानती हैं, सब कुछ मानती हैं जी। आजकल की नई जनरेशन को मैं कहता हूँ, लड़कियों को देख रहा हूँ, इनको पता ही नहीं एकादशी कब है, पूर्णिमा कब है, चतुर्थी कब है। माता पिता के कहने पे कुछ बच्चियां मंदिर चली जाती, मंदिर गई, 100 में 70% जाती, लेकिन 30% ऐसी हैं जो भगवान को नहीं मान रही, मंदिर नहीं जान रही, उनके खान पान अलग है, मांस मछली शराब खा रही हैं। पहले महिलाएं मांस मछली शराब तो छोड़ दीजिए, मांस मछली खाती ही नहीं थी, 100 में 99% नहीं खाती थी जी। क्योंकि घर के अंदर पूजा पाठ होता, देवी देवता रहते थे, तो घर के किचन में मांस मछली नहीं बनता था, पुरुष खाते रहते थे। तो जो महिला मांस मछली भी खा रही है, शराब भी पी रही है, मंदिर भी नहीं जा रही, किसी व्रत त्योहार को नहीं मान रही, एकादशी पूर्णिमा को नहीं मान रही, तो उनके जो घर के जो नैतिक कहते हैं जो चरित्र होता है वो मां से सीखता है बच्चा। लेकिन क्या ये पुरुषों के लिए नहीं है? पुरुषों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। प्रथम पाठशाला माँ होती है, बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ होती है। माँ बच्चों को 9 महीना गर्भ में धारण करती है, माँ के संस्कार बच्चों के अंदर ज्यादा पाए जाते। तो माँ अगर सब कुछ जानती होगी तभी तो बच्चे को सिखा पाएंगी। अगर माँ अंग्रेज हो गई तो बच्चे को क्या सिखाएंगी? बच्चा के लिए माँ इंपॉर्टेंट होता है, खास करके 12 साल तक। तो इसलिए माता को ये सब चीज बृहस्पति का मजबूत होना जरूरी है। बृहस्पति धर्म है, नैतिकता है, संस्कार है, मर्यादा है, मूल्यांकन है,
ये स्त्रियों के अंदर इसका जरूर प्रभाव देखना चाहिए। मैं देखता हूं जिन स्त्रियों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति राहु चंडाल योग बना है या जिनका बृहस्पति नीच का है जी। अगर उसका नीच भंग नहीं हुआ है तो संस्कारों की कमी होती है। बृहस्पति राहु जब एक साथ होते तो बृहस्पति खराब हो जाता है। एक नियम है कि अगर राहु अच्छा है तो बृहस्पति खराब होगा और बृहस्पति अच्छा है तो राहु खराब होगा। और बृहस्पति राहु जब दोनों एक साथ हैं तो यहां बृहस्पति का पतन होता है 42 साल की उम्र तक। 42 के बाद धीरे धीरे आदमी समाज से सीख जाता है। जी चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बस आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि 3 ग्रह हैं, शनि, शुक्र और गुरु। तीनों ग्रह ही अपने में बलशाली हैं, तीनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में इन तीनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह ऐसा है जो व्यक्ति को ज़्यादा सुख देता है संपूर्ण जीवन में? शनि। शनि की बात कर दी, जो संघर्ष बहुत कराते शनि हैं। शनि शनि शुक्र का नाम नहीं लिया आपने। शुक्र लग्जरी का कारक है। शुक्र बनता कैसे, इसको मैं समझा दूं। नाड़ी ज्योतिष में एक नियम है कि ग्रह बना कैसे, बच्चे का जन्म कैसे होता है, माता पिता के द्वारा। जी। उसी तरह शुक्र बनता है राहु और केतु से मिलकर। ओके। राहु शुक्र का दुश्मन है, केतु शुक्र का मित्र है। अगर किसी जन्म पत्रिका में 6वें घर में शुक्र और केतु बैठा है, शुक्र है पत्नी, केतु है बेटा। 6वें घर में शुक्र नीच का होता है, 6वें घर में केतु नीच का होता है। शुक्र केतु जिस महिला की जन्म पत्रिका में 6वें घर में बैठा हो, संतान, पुत्र, याद रखिएगा, पुत्र, संतान का मतलब पुत्र, पुत्र संतान के बाद उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा या संतान का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक है तो पुत्र का स्वास्थ्य खराब रहेगा, और नहीं तो पुत्र ठीक रहेगा तो माँ का स्वास्थ्य खराब रहेगा। शुक्र केतु जिनका 6वें घर में बैठा, उनकी कन्या संतान आसानी से हो जाती है, पुत्र संतान मर जाते हैं। मैं एक महिला को जानता हूं जो प्रेग्नेंट होती है, जब बेटी होती है, जन्म हो जाती है, बेटा होता है, गर्भ के अंदर मर जाता है। ओके। कई जगह मैंने देखा शुक्र केतु एक साथ है, बच्चे के जन्म के बाद मां का स्वास्थ्य खराब रह रहा है। सूरज शनि जब 6वें घर में एक साथ हो, हमेशा याद रखिए, नाड़ी ज्योतिष को मैं क्यों सम्मान करता हूं। नाड़ी ज्योतिष से वो गहराई मिलती है जो वैदिक ज्योतिष में नहीं। सूरज शनि पिता पुत्र है, इन दोनों की लड़ाई में मंगल खराब होता है, राहु खराब होता है और शुक्र खराब होता है। जी। अगर 6वें घर में किसी का सूरज शनि एक साथ बैठा है तो उसका जो पुत्र होगा वो पिछले जीवन का उसका बर्बाद किया होगा। इस जीवन में पैदा होगा, विकलांग पैदा होगा, अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पागल होगा, लेकिन उस पुत्र के जन्म के बाद पिता 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ऊंचाई पे जाएंगे। मैं जानता हूं 1-2 बड़े राजनीतिक फैमिली को जिनके बच्चे विक्षिप्त हैं, लेकिन उनके जन्म के बाद राजनीतिक बहुत ऊंचाई पे गए, और वो बच्चा जब तक जीवित रहेगा, क्योंकि पिछले जीवन में पिता को बर्बाद किया था, वो सिर्फ रोटी खाएगा और पिता को धनवान बनाएगा। उसका अपना कोई भविष्य नहीं होगा। और जब तक वो बच्चा जिंदा रहा तब तक पिता ऊंचाई पे गए, और जब बच्चे की मृत्यु हो गई, किसी का 15 साल बाद, किसी का 25 साल बाद, किसी का 45 साल बाद, तो पिता का सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद उनके राजनीतिक पराभव नष्ट हो गए। लेकिन देखिए ना, जब बात गुरु की करते तो गुरु को स्वास्थ्य से भी जोड़ा जाता है, रिश्तों से भी जोड़ा जाता है, बच्चे से भी जोड़ा जाता है, आर्थिक स्थिति से भी जोड़ा जाता है, संबंधों से भी, गृह परिवार विवाह से जोड़ा जाता है। तो आपने यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का नाम नहीं लिया। मैं समझा रहा हूँ। शुक्र जो है लग्जरी है, शुक्र सुखी जीवन नहीं है। तो वो मैं समझ गई, एक शॉर्ट आप पीरियड के लिए। जितना बढ़िया खाना खाएं, जितना बढ़िया, सुबह उसका परिणाम लैट्रिन होता है। इसलिए शुक्र को आप तत्कालिक खुशी मान सकते हैं। 24 घंटा खुश रहना है, बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया जगह घूमने जाओ, बढ़िया सिनेमा देखो, 24 घंटे से ज्यादा खुश नहीं मिलोगे। अगर 30 दिन खुश रहना है तो अपनी पसंद की लव मैरिज कर लो, 31वें दिन खुश नहीं मिलोगे। और अगर 1 साल खुश रहना है, कुछ ठीक ठाक पैसा कमा लो, 1 साल बाद खुश नहीं मिलोगे। शुक्र जो है निर्जीव चीजों का कारक है। विलासिता में जो निर्जीव चीजें हैं, तो निर्जीव चीजों में इतना दम नहीं है कि आपको 72 घंटा खुश रख पाए। ओके। बृहस्पति जो होता है संस्कार है, मर्यादा है, जीव है, नैतिकता है, वो तो व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। हम अगर जीव हैं तो बृहस्पति है। ऑक्सीजन बृहस्पति है, ऑक्सीजन बृहस्पति है। हर समय बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं सकते। शनि जो होता है आपको खुशी देता है, वो खुशी देता है जो अंदरूनी होती है, ऊपरी नहीं होती। आपको तपाता है, मेहनत कराता है, परिश्रम करवाता है, आपको एक योग्य व्यक्ति बनाता है,
और योग्यता के द्वारा जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको खुशी अंदर से सुकून देती। शनि की अनुमति के बगैर जीवन में न कोई अच्छी और न कोई बुरी घटना घटती। तो शनि अगर अच्छा है तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। शनि अगर खराब है तो 36 साल की उम्र तक स्ट्रगल रहेगा। बृहस्पति ईश्वर का आशीर्वाद है जी वो तो सबके साथ है। आप जीव हैं, हम जीव हैं, हमारे अंदर बृहस्पति भी है। जी शनि कर्म है, आपकी योग्यता है, आपको तपाता है। शनि जब आपको तपा करके योग्य बना करके जब आपको परिणाम देता है, जैसे हमने तपस्या किया और तपस्या के बाद जब वरदान मिलता है तो बड़ा सुकून देता है। शुक्र को यहां साइड करिए। शुक्र विलासिता है, भौतिकता है, चकाचौंध है, जिसमें राहु जुड़ा हुआ है और केतु जुड़ा हुआ है। केतु व्यक्ति के पक्ष में बात करता है, राहु व्यक्ति के विपक्ष में जाता है। राहु के अंदर खलबली होती है, उद्विग्नता होती है, मानसिक विक्षोभ होता है। जी इसलिए किसी भी भौतिकवादी जीवन में ईश्वर की बनाई चीज में खुशी है। इंसान की बनाई किसी भी चीज में खुशी नहीं है। आप 72 घंटा नहीं खुश रह सकते। इंसान ने बनाया है घर, गाड़ी, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कपड़े, आप इन सब चीजों में 72 घंटा खुश नहीं रह सकते। परमात्मा की बनाई चीजों में आप खुश रह सकते हैं। परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान इंसान से प्रेम करता है, माँ बेटे से प्रेम करती, बेटा माँ से प्रेम करता है, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका जो भी है, पति पत्नी, आदमी इंसान से बात करके सुकून प्राप्त करता है। तो इसलिए शुक्र जो होता है अगर कुछ देता है तो उसकी कीमत वसूल कर लेता है। ओके बृहस्पति आपको देता ही देता है, लेता कुछ नहीं। शनि जो देता है तपा के देता है, योग्यता की कसौटी पर कस करके आपको उसमें मजबूत ऊंचाई दे करके फिर आपको मजबूत करके छोड़ देता है। इसको दूसरे रूप में कहें तो शनि आपको मछली मार के नहीं खिलाता, मछली मारना सिखाता है जी कि आप हमेशा मछली मार के खाते रहो। शुक्र क्या करता है, आपको मछली मार के पका के खिलाता है, ओके आपको योग्यता नहीं देता। तो शनि को मैं सबसे नंबर 1 का ग्रह रखूंगा। शनि कर्म का कारक है और प्लस इनकम का कारक है, इच्छा पूर्ति का कारक है, और बृहस्पति भाग्य का कारक है। भाग्य पिछले जीवन से आता है। चलिए जाते जाते शनि को देखिए मुट्ठी में करने का कोई एक रामबाण उपाय बता दीजिए दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल किया। पहला नंबर, शनि को 3 चीजों से नफरत है, शराब, मांस और अनैतिक भोग। कलयुग में जब कलयुग परीक्षित के ऊपर हावी होने लगे तो उन्होंने बोला मेरी जगह चाहिए, तो उन्होंने बोला शराब खाना, बोले कोई शराब नहीं पीता। बोले मांस, बोले कोई मांस नहीं खाता, घर में मांस बनते नहीं थे। बोले वैश्याघर, बोले कोई वैश्याघर नहीं जाता, सब चरित्रवान है। बोले जुआ घर, बोले कोई जुआ नहीं खेलता। युधिष्ठिर में जुआ में हारने के बाद कोई जुआ नहीं खेलता। तो बोले कि एक जगह मेरी पसंद का दे दो, सोना दे दीजिए, स्वर्ण। ये हर घरों में आज बियर बार खुले हुए, हर घरों में मटन चिकन भी लोग खा रहे हैं। ये कलयुग की निशानी। शनि कहता है कि आप मांस, मछली, शराब और चरित्र पर स्त्री गमन से या पर पुरुष गमन से बचो, शनि प्रसन्न रहेगा। जी और अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो खूब लोग तरक्की कर रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, बच्चे नालायक निकल रहे हैं, बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे। आप चाहे जितने मौज में रहें, अगर आपके बच्चे कामयाब ना हो, अच्छे ना हो, उनका भविष्य अच्छा ना हो, तो आपको लगेगा सब कुछ गंवा दिए। जी तो शनि को ठीक रखना है तो आप अपने चरित्र को ठीक रखें, भोजन पे परहेज करें, मांस, मछली, शराब से दूर रहें। शनि आपको नहीं, आपकी 3 पीढ़ियों आगे तक को सुकून देगा। और नियमित रूप से आप ईश्वर के शरण में रहें, क्योंकि शनि भगवान कृष्ण के उपासक थे। तो जो शनि खुद भगवान की तपस्या कर रहे, शनि भगवान शिव ने शनि को न्यायाधीश बनाया था। जी तो आप ईश्वर की शरण में रहो, अच्छे इंसान बन के रहो, भोजन पे कंट्रोल करो। ये जो आजकल देखा देखी लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अनैतिक भोग कर रहे हैं, इससे आपका शनि खराब होगा। जो आपका बैंक बैलेंस हो तो मिल रहा है, लेकिन वो शनि आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। जी अगर हम चाहते हैं कि हम नहीं, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें, खुश रहें, चरित्रवान रहें, उनका जीवन अच्छा रहे, तो आपको अपने शनि को ठीक रखना पड़ेगा। शनि मंत्र का जाप करना अच्छा है, भोजन कुत्तों को कुछ देते रहें, ये सब करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ संजीव आनंद, यानी कि हमारे और आपके लिए संत जी, जिनसे आज हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की और बहुत कुछ जाना भी और समझा भी। और आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा
कमेंट में जाके आपको बताना ज़रूर है। और इसी के साथ साथ अगले पॉडकास्ट में आप खुद संत जी से क्या जानना चाहते हैं, इसलिए आपको अपने सवाल खुद से भेजने हैं और उन्हीं सवाल को मैं अगले पॉडकास्ट में लूँगी और संत जी से पूछूंगी। इसी के साथ मुझे और संत जी को दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे।